आइडिया मिल जाएगा एग्ज़ाम में। अगर फिजिकल डेफिसिट पीछे वाले ईयर के दे रहा है तो किसके सबसे ज़्यादा थे, किसके कम थे, क्योंकि अरेंज करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आप लेके चलिए। तो फिजिकल डेफिसिट की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा 2020 और 21 में फिजिकल डेफिसिट हमारा था, क्योंकि वो थोड़ा कोरोना का पीरियड था, तो वो 9.2 चला गया था हमारा डेफिसिट। और अगर हम 2022-23 की बात करें तो 6.4 हमारा फिजिकल डेफिसिट था, और 2021 में 6.7 था। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 2019 में कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, और फिर उससे कम हुआ। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। पूरे डेटा को याद तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन आप इतने वाले ये सब डेटा थोड़े बहुत रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं जीडीपी ग्रोथ पे। तो जीडीपी ग्रोथ कैसी थी, तो यहाँ पे पूरा जीडीपी ग्रोथ एक एस्टिमेशन वाइज दिया हुआ है कि माइनस में कब गई थी हमारी जीडीपी ग्रोथ, कोरोना के पीरियड में -6.6, उसके बाद आफ्टर कोरोना 8.7 जीडीपी ग्रोथ थी, उसके बाद 7 पे आई, और उसके बाद 6 ये तो हमारे प्रेडिक्टेड है, क्योंकि ये 2022-23 का हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये प्रेडिक्शन दिया हुआ है। आगे हम चल के देखेंगे कितना जीडीपी ग्रोथ हमारा नए इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया था। और अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात करें तो अगर कई लोगों को नहीं पता होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, तो एक बजट हमारा फ्यूचर बताता है कि हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करनी है, और इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत लेमैन के लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 2022-23 में इन्फ्लेशन हमारा बढ़ा है 11.5 तक, और जबकि हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा बढ़ा है, जबकि सीपीआई हमारा 6.8 तक रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। पहले हमारा 2020 तक सीपीआई ज़्यादा था, लेकिन बाद में वो कम हो गया। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सिर्फ कोरोना के पीरियड में ग्रोथ निगेटिव में गया था, बाकी हमारा पॉजिटिव ग्रोथ अभी है सर्विस सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो कोरोना के बाद इंडस्ट्री सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ आया, लेकिन बाद में फिर से ये कम हो गया 2022-23 तक। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2021-22 में बहुत ज़्यादा चला गया था, 607, और उसके बाद 2022 और 23 में ये थोड़ा सा कम हो गया, 563 पे आ गया। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारा जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव में नहीं गया है। इवन कोरोना में भी 3.3 हमारा ग्रोथ था, उसके बाद 3, और उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ बढ़ा था 2022-23 के डेटा में। तो ये हमारा डेटा है, एक बार इसको देख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज और इन सब में क्या था, क्योंकि ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। तो इसमें कैसे ग्रोथ हुआ, किस साल में क्या अरेंजमेंट हुआ, अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं। तो ये याद करने से अच्छा है कि आप ये याद रखिए कि कोरोना के पीरियड तक नेगेटिव था इंडस्ट्री में, फिर पॉजिटिव हुआ, और फिर थोड़ा सा कम हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में सब में पॉजिटिव था, किसी में नेगेटिव नहीं हुआ था। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो 2021 यानी कि आफ्टर कोरोना 2021 में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद कम हो गया। तो ये तो हमारा पहला 2022-23 का मैंने पूरा एक ही स्लाइड में किया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा कि अगर 2022 और 23 ये ध्यान रखिएगा, ये उसका है। नेक्स्ट चलते हैं, हम सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देख लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर का अलग अलग क्या था, तो सर्विस सेक्टर में हमारा 6.3% ग्रोथ ये बाद में था, निगेटिव में हुआ, और फिर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था दोनों साइड में। जो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया सर्विस सेक्टर, वही वाला ये डेटा है। तो इसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। जीडीपी भी हम देख चुके हैं पीछे कितना था, इन्फ्लेशन भी हम देख चुके हैं, फिजिकल डेफिसिट भी हम देख चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हम देख चुके हैं। और अब हम आते हैं कि रेमिटेंसेज, ये हमने नहीं देखा था। तो किस में टॉप रेमिटेंसेज रिसिपेंट्स कौन थे, तो अगर हम रिसिपेंट की बात करें तो वो इंडिया था, और उसके बाद मैक्सिको, चाइना, ये सारी चीज़ें थी। तो एक बार इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गैदर मूवमेंट, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-22 में क्या था। तो इसका मतलब कि कौन से साल में
स्टील का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इसमें क्या ग्रोथ थी। तो अगर आपको डिफ़िकल्ट पूछा जाए तो ये हमें पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसमें थी, फाइनेंशियल ईयर 2023 में थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 दोनों में सबसे ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन। अगर लाख करोड़ की बात करें तो ये अराउंड 0.35 से ज़्यादा है, और ये भी सबसे ज़्यादा यही है इलेक्ट्रिसिटी का ही है। उसके बाद स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो इस तरह से हम सबका देख सकते हैं, माइनिंग का, ऑटो, टेक्सटाइल, सीमेंट और फार्मा इंडस्ट्री। सबसे कम किसका है, कैपिटल गुड्स का है। इन सब में दोनों सालों में इसका कम है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का, और सबसे कम है हमारा कैपिटल गुड का। तो इस तरह से हम बस याद रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारा एफडीआई इक्विटी फ्लो किसमें ज़्यादा और किसमें कितना रहा है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे डेटा पूछे गए थे और आई थिंक ये भी डेटा पूछा गया था हमसे। तो सबसे ज़्यादा किसमें है हमारा, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में एफडीआई का इन्फ्लो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारा सर्विस सेक्टर में है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सर्विस सेक्टर, उसके बाद 18% हमारा ट्रेडिंग। तो आप ये नंबर्स मत याद रखिएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग। उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट है केमिकल्स, तो ये हमारा केमिकल्स आ गया। और उसके बाद हमारा जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो है 5% ऑटोमोबाइल्स एंड 5% पे दो हैं, ऑटोमोबाइल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा ऑटोमोबाइल्स एंड इससे बड़ा है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है कि क्या था एफडीआई का इन्फ्लो, किस किस सेक्टर में कितना कितना था। तो ये इसका डेटा है, ये 2022-23 का है। बाकी मैं आगे 23-24 के भी इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करूंगी, तो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर होइएगा एग्जाम से पहले इस वीडियो में। उसके बाद हम आते हैं 2023। ये तो इम्पॉर्टेंट जो हमारा था 2022-23 का, ये सारे डेटा थे, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं जो रिसेंटली पूछा जा सकता है जिसे ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग सेक्टर पे कौन कौन सी स्कीम पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक 2023-24 का अब हम डेटा करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि किस में हमारा डेफिसिट रेशियो कैसे डिक्लाइन हुआ है, किस किस में। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये कितना था हमारा 2024 में 2.0, रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 और हमारा फिजिकल डेफिसिट 5.6। उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग जितने रिसिप्ट्स हैं, नेट लैंडिंग, कैपिटल आउटले, रेवेन्यू डेफिसिट, ये किस तरह से हमारे इसका डिकम्पोजिशन क्या है हमारा फिजिकल डेफिसिट का, जो हम इसमें देख सकते हैं इस वाले फिगर में। तो हम देखें तो नेट लैंडिंग हमारा इतना है, जबकि हमारे कैपिटल आउटले ज़्यादा है और रेवेन्यू डेफिसिट भी ज़्यादा है, इससे बस थोड़ा सा ही कम है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा अगर पहले के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा कम ही हुआ है पहले के कंपैरिजन में। अब हम चलते हैं हमारा कि कंसिस्टेंटली हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू रिसीट है, वो टैक्स और नॉन टैक्स में क्या उसका योगदान था। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 का, तो हमारा टैक्स रेवेन्यू बहुत हाई कलेक्ट हुआ है, और जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी पहले से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। और ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का ग्राफ है। तो हमारा टैक्स रेवेन्यू जो नेट टैक्स रेवेन्यू सेंटर का वो ज़्यादा कलेक्ट हुआ है पहले के मुकाबले। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमारा इंक्रीज है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जीडीपी रेशियो में, जो कि हमारा डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ है। अगर हम बात करें इसकी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की, तो ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हमारी ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्स भी हमारा पहले से ज़्यादा है, पहले 6.2 था 2023 में, अब हमारा 6.5 है। और साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी पहले के मुकाबले उसका कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम पिछले ईयर की देखें तो इस ईयर हमारा ज़्यादा ये टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट हुआ है, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट हुआ है। तो ये इसका था। अब हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड और उसका इंक्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ईयर में
क्या क्या टैक्स रेवेन्यू हो रहा है। तो अगर हम 2022, 23, 24 इन सब का एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है। जो ब्लू कलर है ये 2020 को दिखाता है, रेड कलर 2023 को दिखाता है और 24 को हमारा दिखाता है ये ग्रे कलर। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी ज़्यादा है हमारा इन दोनों ईयर के मुकाबले। उसके साथ अगर हम यहाँ पे टैक्स ऑन इनकम की बात करें तो ये भी इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा है। कस्टम यूनियन की बात करें तो ये भी इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा है और जीएसटी भी हमारी ज़्यादा है। तो अगर आपको मैच करने को आए तो आप इन सब में जो सबसे ज़्यादा है वो इस ईयर का होगा। बाकी ईयर वाइज सारे जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी ही हुई है, कम किसी में भी नहीं हुआ है। अब हम आते हैं हमारा प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीजिंग यूनियन गवर्नमेंट इफेक्टिव कैपेक्स और जीडीपी रेशियो। तो ये भी आप किसके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जीडीपी रेशियो कैसे इंक्रीज किया है और किस परसेंटेज में इंक्रीज किया है। तो वो हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि हर एक में अगर हम देखें तो जीडीपी हमारा रेशियो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। अगर हम बात करें 2022 से लेके 2024 तक में कि हमारा मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 2024 में पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा बढ़ा है और जो सब्सिडी है उसमें कम हुआ है। जबकि सबसे ज़्यादा किस ईयर में था, सबसे ज़्यादा 2021 में था सब्सिडी वाला। उसके बाद 2024 में कम हो गया है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले के मुकाबले में बढ़ा है। अब हम आते हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हमें बताना है वैल्यू के टर्म में कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2022-24 के अकॉर्डिंग, और हमें इसको अरेंज करना था कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसे एलोकेट किए गए हैं। तो ये 23 का डेटा है और ये 24 का डेटा है और ग्रोथ क्या हुई है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पैसे एलोकेशन हुआ है वो है हमारे डिफेंस सर्विस में 150 ये ऐसे लाइन बाय लाइन ही दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किस में है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट एंड, फिर उसके बाद आता है हमारा रेलवे, फिर डिफेंस सर्विस, उसके बाद ट्रांसफ़र टू स्टेट एंड देन टेलीकम्युनिकेशंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, डिफेंस, ये तीन में सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है हमारा यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर प्रोफाइल है। और उसके बाद सबसे कम किस में है तो पुलिस और जो सिविल डिफेंस वाले हैं वो, और सबसे ज़्यादा स्पेस में तो 4.4 ही है। उसके बाद पुलिस, उसके बाद डिफेंस एंड देन एटॉमिक एनर्जी एंड हाउसिंग एंड अफेयर्स। तो ऊपर से 3 याद रखिए, नीचे से 3 याद रखिए। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये सेक्टर के नाम याद रखने हैं कि रोड, रेलवे, डिफेंस एंड ट्रांसफ़र टू स्टेट, फिर टेलीकम्युनिकेशन। तो जितना आपको यहाँ पे लर्न हो सके याद कर लीजिएगा, सिर्फ सेक्टर वाइज कि किस में कितना एलोकेट किया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि डिक्लाइन हमारा कोर इन्फ्लेशन और वॉलेटाइल फूड इन्फ्लेशन में क्या था। तो अगर हम बात करें कि हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो ये कम है, जबकि कोर इन्फ्लेशन सबसे कम है और फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है हमारे। अगर हम आफ्टर 2023 देखें अप्रैल के बाद, तो अप्रैल के बाद हमारा फूड इन्फ्लेशन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया का भी नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियरी अंडर वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। तो अलग अलग इस स्कीम में कौन सी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे हैं ये भी हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता इससे भी पूछ लिया जाए कि कौन सी स्कीम में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी, कौन सी स्कीम रही है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी स्कीम है वो है जनधन योजना, जिसमें 51.6 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट बिल्ड में 11.7 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। साथ ही साथ जल जीवन मिशन में 11.6, पीएम उज्ज्वला 10.3, आयुष्मान भारत 6.9 एंड पीएम आवास 2.6। तो ये इस तरह से अगर आपको सपोज हमें पूछ लिया कि किस सीक्वेंस में हम बेनिफिशियरी आप लगाइए सारे गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम की, तो वो क्या होंगी। तो सबसे पहले जनधन योजना, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और आवास योजना। तो इसके अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि हमें मॉडरेशन ऑफ ग्रोथ इन रिजर्व मनी, ये भी इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि M0 M3 इसमें से हमें सीक्वेंस वाइज रखना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि अगर हम ये पूरा 500 से भी ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे का पेज है, उसको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने इन सब को बहुत उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ताकि आप विजुअलाइजेशन से चीज़ों को थोड़ा बहुत याद रख सकें। अब जैसे रिजर्व मनी की बात करें, जो M0 से डिनोट करता है, ये ईयर ऑन ईयर जो रिकॉर्ड है इसका, ये ग्रोथ 6.7% दिखा गया 2024 में, जो कि पिछले साल कितनी थी, 9.7%। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिजर्व मनी M0 अभी पहले के कंपैरिजन में 6.7 है, जबकि पहले प्रीवियस ईयर कितना था, 9.7 था। उसके बाद हम फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट अगर हम CRR का देखें तो ये 6.7 रिकॉर्ड किया परसेंटेज में, और जबकि पिछले साल इसका 7.4% था। उसके बाद हम MO और NFC, इसके बारे में भी हम इस ग्राफ से देखा जा सकता है कि क्या था। उसके बाद हम आते हैं कि M3 का कैसा ग्रोथ था। M3 को हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। तो M3 का ग्रोथ अगर हम देखना चाहें तो ब्रॉड मनी excluding the impact of merger of HDFC with the HDFC Bank with the effect of 1 July 2023, ये 11.2% था 2023 में, और 24 में ये 11.3 था, जबकि 9% था एक साल पहले यानी कि 23 में। और उसके साथ हम इसको देख सकते हैं कि ये याद रखिएगा कि 11.2 इस साल है और 9 पिछले साल था। तो ब्रॉड मनी अभी ज़्यादा बढ़ी है। अब हम मनी मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें, और मनी मल्टीप्लायर एडजस्टेड रेपो रेशियो का, तो 2022 में मनी मल्टीप्लायर हमारा 5.4 था, जबकि एक साल पहले 5.2 था। तो 5.2 अगर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, 5.2 कब था हमारा 2022 में, और अभी कितना है 5.4 इस साल। अगर हम अपना मनी मल्टीप्लायर एडजस्टेड रिवर्स की बात करें तो ये भी कम था हमारा पिछले साल, हमारा सिर्फ इतना अभी हमारा 5.3 है, जबकि पिछले साल हमारा 4.4 से भी कम था। तो इस तरीके से हम मनी मल्टीप्लायर को दिखा सकते हैं, पूछा जाए तो। अब हमसे पूछ सकता है कि डोमेस्टिक लेंडिंग और डिपॉजिट रेट ये क्या क्या थे। तो वेटेज एवरेज लेंडिंग रेट और आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स, ये कब कितने थे। तो फ्रेश रुपी लोन, आउटस्टैंडिंग रुपी डिपॉजिट और फ्रेश रुपी डिपॉजिट। अब ये WADTR क्या है, तो WADTR का फुल फॉर्म होता है वेटेज एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट, और WALR होता है वेटेज एवरेज लेंडिंग रेट, यानी कि आउटस्टैंडिंग रुपी लोन वेटेज एवरेज लेंडिंग रेट में क्या था, तो पहले 1.14 था, जबकि अब 0.11 हो गया है। तो ये देख सकते हैं। अब कुछ स्कीम आपके इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस है। इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ मेंशन होता है कि हमारी GDP कितनी है, हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है, एजुकेशन से भी रिलेटेड, हेल्थ से भी रिलेटेड सब कुछ रहता है। तो मैं सबके थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड की हूँ। अब इन्हेंसिंग द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट ऑफ MSME थ्रू फॉर्मलाइजेशन। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से स्कीम्स को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया गया था MSME को। तो इंट्रोड्यूस किया था ट्रेड रिवर्सिबल डिस्काउंट सिस्टम को, इसको हम TREDS भी बोलते हैं। ये फैसिलिटेट करता है, डिस्काउंट देता है MSME ट्रेड रिसीवल को थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियरीज बैंक। इसमें बहुत सारे और बैंक भी होते हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद MSME को बैंक क्रेडिट के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई थी, तो चेंज इन डेफिनेशन ऑफ MSME। तो ये भी डेफिनेशन भी चेंज किया गया था, जिसमें फ्लो, क्रेडिट और ये सारी चीज़ें दी गई थी, ताकि बैंकिंग सेक्टर से वो ज़्यादा से ज़्यादा MSME कनेक्ट हो पाए। और उसके साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME ऑन उद्यम पोर्टल, और कोशिश किया गया कि जितने भी MSMEs हैं उनका उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो सके। अब रजिस्ट्रेशन कैसे हो, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें दी हैं, बट इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें को पढ़ सके। बट इतना देख लीजिए कौन कौन सी स्कीम थी।
तो इतना याद आ जाएगा कि ये किससे रिलेटेड थी। अब रीवैम्प ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, ये भी किया गया था एमएसएमई की क्रेडिट फैसिलिटी को अच्छा करने के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एमएसएमई के लिए की गई थी और कितने कितने रुपए हैं ये सब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब हम आते हैं कि प्रोग्रेस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हमारी जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है जिसका 3rd टेन्योर चल रहा है, जब ये स्टार्टिंग में आई थी तभी से ही ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम कर रही है। और सबसे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम था वो था जनधन योजना जो खोले गए थे। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो 75% अकाउंट ओनरशिप किए गए हैं 2021 तक, और जो एटीएम है वो 24.6 एटीएम पर लाख 2022 तक दिए गए हैं। और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड भी बहुत सारे 77.7 करोड़ पीपल्स के पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यानी कि अगर हम देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन के टर्म में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। और अकाउंट जो बैंक अकाउंट है वो बहुत सारे लोगों के पास अराउंड 52.6 करोड़ बैंक अकाउंट है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। तो ये बहुत बड़ा डेटा है और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमारा क्या है। अब डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया को चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें कॉमन सर्विस सेंटर, मोबाइल, उमंग, यूपीआई, आधार, इससे क्वेश्चन पूछा गया था एमपी के इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। डिजी लॉकर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, ये अलग अलग स्कीम्स हैं जिसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इंक्लूड की गई थी। अब आधार कितने लोगों का है गारंटीड आधार, तो 139.7 करोड़ लोगों का है। उसके बाद उमंग जो ई सर्विस है ये भी बढ़ा है पहले से। तो ये सारा यहाँ पे इसका डेटा दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेट क्या है इंडिया का। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये रहा हमारा इंडिया का 5.4। अगर हम पूरे वर्ल्ड के साथ देखें तो हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा और भी कंट्रियों में इन्फ्लेशन की और भी ख़राब दशा है। अब हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है MPC कमेटी के द्वारा वो है 4 ±4। तो अभी हमारा 5.4 है हमारा 2023 में, जबकि और कंट्री का देखें तो उनका टारगेट 2 है, जबकि इनका इन्फ्लेशन इतना है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अपने टारगेटेड इन्फ्लेशन से कम हो, तो ऐसी कोई कंट्री यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा में। अब हम चलते हैं कि हमारा रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है 2024 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2022-2023 का दिखाया था। तो अब हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो वो है 5.4। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये बढ़ा है पहले से, और उसके बाद अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये कम हुआ है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं क्लोथिंग फुटवेयर। इससे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका कितना अलग अलग रेट है, क्या क्या चल रहा है अभी। तो अगर हम क्लोथिंग फुटवेयर फूल ये सब की बात करें तो ये डिक्लाइन हुआ है हमारे 2024 में। अगर हम 2023 की देखें तो सब में ये जो ब्लू कलर है आपको ज़्यादा ही दिखेगा, सिर्फ ये पान टोबैको को छोड़ के। तो जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है इस बार सब में कम देखा गया है पहले के कंपैरिजन में, सिर्फ ये पान टोबैको और उसको छोड़ के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से, जैसे फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथवेयर, फूडवेयर, इन सब में आपको अरेंज करने को दे सकता है कि क्या रेट्स हैं पिछले के अकॉर्डिंग, किस में ज़्यादा है क्या कम है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि फूड, फ्यूल सब मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अब पहले के कंपैरिजन में इस बार डिक्लाइन हुआ है। अब हम आते हैं कि जो LPG इन्फ्लेशन रेट है ये भी प्राइस कट, सब्सिडी ये सब भी हुआ है। अब यहाँ पे प्राइस कट की गई थी तो ये कम हुआ, उसके बाद ये भी कम हुआ। तो और पेट्रोल और व्हीकल और डीजल की हम बात करें तो ये भी हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है इन दोनों में। अब हम आते हैं कि कोर इन्फ्लेशन होता कैसा है, इसको किस तरह से देखा गया है। तो कोर इन्फ्लेशन दो तरीके से बांटा जाता है।
एक तो कोर गुड इन्फ्लेशन एंड कोर सर्विस इन्फ्लेशन। अब कोर गुड इन्फ्लेशन को दो भागों में बांटा गया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल इन्फ्लेशन। अगर हम इस सिर्फ कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो कोर इन्फ्लेशन में जो हमारा कोर गुड इन्फ्लेशन है ये पहले सबसे ज़्यादा था हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जबकि अब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, अब ये 4.9 आया है। अगर हम सिर्फ कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 4.2 है और कोर सर्विस इन्फ्लेशन 3.8 है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि कोर सर्विस इन्फ्लेशन जो है वो कम है और सबसे ज़्यादा क्या है, कोर गुड इन्फ्लेशन। रेट की बात करें तो हमारा पॉलिसी रेपो रेट थोड़ा ज़्यादा है इस बार और कोर इन्फ्लेशन हमारा इससे कम है 3.1। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अलग अलग कंट्रीब्यूशन में जो फूड आइटम का इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन है वो क्या है और यहाँ पे वेजिटेबल पल्सेस का क्या है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो किस आइटम में फूड इन्फ्लेशन कैसा है, तो सीरियल्स और इन सब में फूड इन्फ्लेशन अगर 2023 की बात करें तो इस बार में इन्फ्लेशन थोड़ी सी कमी देखी है सीरियल्स में, जबकि वेजिटेबल में इस साल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। पहले 7.3 था, इस बार 30.6 है। इसी तरह स्पाइस में भी इस बार बढ़ा है हमारा इन्फ्लेशन और साथ ही साथ मिल्क में कम हुआ है, पल्सेस में बढ़ा है, फ्रूट में बराबर है लगभग। फिश मीट की बात करें तो मीट में भी कम हुआ है, शुगर की बात करें तो शुगर में बढ़ा है, एग में बढ़ा है और ऑयल एंड फैट में जो इन्फ्लेशन है ये नेगेटिव में गया है। तो ये हमारा मोस्टफी का डेटा है फूड इन्फ्लेशन का जो अलग अलग सेक्टर में दिया है। मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए कराया क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से पूछा गया था कि उतना डेटा तो याद करना ज़रूरी एकदम मुश्किल ही था और अरेंज करना तो और मुश्किल था। तो अगर आप ये देख लें एक बार तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा जनरल कि आप कैसे अरेंज करें। अब हम आते हैं कि हमारा जो इंटर स्टेट वेरिएशन है रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन गैप का वो कितना है। तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा है ये वेरिएशन अर्बन और रूरल में। उसके बाद हमारा मिजोरम और जो सबसे कम गैप है हमारा छत्तीसगढ़ में है अर्बन एंड रूरल के इन्फ्लेशन गैप में ये। उसके बाद आप सबके हैं यहाँ पे इंक्लूड है, ये उतना पूछा नहीं गया है बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया। ये इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसमें हमें अलग अलग वेटेज दिए हैं, कौन से आइटम के क्या वेटेज है और क्या नहीं है। तो हमारा ये ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लिए जाते हैं और उनके क्या वेटेज हैं। अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप एक बार इसको देख के बता सकते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड में किसका वेटेज कितना है। तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज हम कंज्यूमर नंबर ऑफ आइटम के हिसाब से देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल में तो वो है हमारा हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज 36, क्लोथ एट फुटवेयर उसके बाद है 24, उसके बाद है हमारा रिक्रिएशंस एंड एम्यूजमेंट और फिर पर्सनल केयर एंड इफेक्ट और उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये तो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से है। टोटल वेटेज के हिसाब से भी यहाँ पे दिया हुआ है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का भी आइटम यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ कोर गुड और सर्विस गुड के भी आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम आते हैं कि हमारे इंडिया के ट्रेड में क्या चीज़ें देखी गई थी। तो अगर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें हम तो वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमारा 2021-22 में एकदम इक्वल रहा है। वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में अगर देखें तो पहले के कंपैरिजन में 2022 में बढ़ा है। अब ये ईयर वाइज कैलेंडर दिया है, यानी कि ये 2020 इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी ये पिछले साल मतलब 22 तक ही दिया था, तो इसीलिए इतने 22 तक ही आपको देखने को मिलेगा। अब मर्चेंडाइज प्लस सर्विस सेक्टर में भी हमारा जो ट्रेड है ये इंडिया का बढ़ा है। अगर हम इंपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंपोर्ट भी हमारे पहले के कंपैरिजन में बढ़े हैं, तो इसीलिए डेफिसिट हमारी ज़्यादा होती है। अगर हम इंपोर्ट अगर यहीं पे आप देखें मर्चेंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा 2022 का ही देख लेते हैं तो एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो 1.8 है 2022 में और हमारा इंपोर्ट का डेटा है 2.8, तो इसीलिए हम डेफिसिट को फेस करते हैं। हमारा इंपोर्ट परफॉर्मेंस हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं
एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो इसमें सब में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें वर्ल्ड ट्रेड में, तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंक है 18, इंपोर्ट में इंडिया की रैंक है 9, सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंक है 7 और सर्विस इंपोर्ट में इंडिया की रैंक है 8। तो सर्विस एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ी सी ठीक है औरों के कंपैरिजन में। तो ये हमारी रैंक 2022 तक अभी तक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा आप। उसके बाद इंडियाज़ ओवरऑल ट्रेड परफॉर्मेंस लास्ट 10 ईयर में कैसा था इंडिया का ओवरऑल ट्रेड परफॉर्मेंस। तो अगर हम ट्रेड परफॉर्मेंस भी देखें तो इंपोर्ट देखिए हमारा कितना है और एक्सपोर्ट हमारा कितना कम है, तो ये हम देख सकते हैं। और ट्रेड बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा ये डेफिसिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और ये हमारा ट्रेड बैलेंस है, ये हमारा देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हम डेफिसिट फेस करते हैं क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से। और ये दोनों साल, इस बार तो हमने थोड़ा सा कम इंपोर्ट किया है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन इस बार हमारा तो भी हम डेफिसिट में ही है। अब हम देखते हैं कि हमारा रिमार्केबल परफॉर्मेंस सर्विस सेक्टर में लास्ट 10 ईयर में कैसा हुआ है। तो हमारा एक सर्विस सेक्टर ही है जो लास्ट 10 ईयर में बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। और ये अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है, और सर्विस इंपोर्ट की बात करें तो ये कम है उसके मुकाबले में। और अगर हम नेट सर्विस रिसीट की बात करें तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा सर्विस सेक्टर पॉजिटिव है। अब हम आते हैं इंडिया के की डेट इंडिकेटर को, जिसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग साल में क्या क्या इंडिकेटर थे। तो डेट सर्विस रेशियो कितना था हमारे अलग अलग सालों में, उसके बाद एक्सटर्नल डेट जीडीपी कितना था, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू टोटल डेट कितना था। तो ये इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कौन सा कितना डेट था। तो हम अगर इसकी बात करें सिर्फ लास्ट की ही बात करें तो सर्विस एक्सटर्नल बिलियन में सबसे ये ज़्यादा था। उसके बाद एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, इससे ज़्यादा ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू टोटल डेट। उसके बाद हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी है 18.7। तो इस तरह से हमारा ये डेट इंडिकेटर है जो अलग अलग ईयर में दिखा रहा है यहाँ पे। अब आर क्या है, आर रिवाइज्ड है, पी आर हमारा पार्शियली रिवाइज्ड है और पी हमारा प्रोविजनल है। तो इस तरह से ये हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट ये भी है हमारा कि जो हमारा टोटल प्राइमरी एनर्जी है सप्लाई, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, कोल का है। उसके बाद हम देखें तो ऑयल एंड पेट्रोलियम है, उसके बाद हमारा नेचुरल गैस है। तो सबसे ज़्यादा कोल, फिर ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड फिर नेचुरल गैसेस। उसके बाद हमारा अगर 10.4 की बात करें तो ये बायो एनर्जी है, विंड एनर्जी अभी कम है। उसके बाद इस इंस्टॉल पावर कैपेसिटी की बात करें तो ये पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पूछा जाता है कि इंस्टॉल्ड और प्राइमरी एनर्जी सप्लाई इन दोनों में कितना कितना है। तो अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की भी बात करें तो कोल की इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है और हमारा टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई भी ही ज़्यादा है। लेकिन अगर हम हमारे डीजल की बात करें तो डीजल का हमारा इंस्टॉल पावर कैपेसिटी ज़्यादा है और साथ ही साथ हमारा विंड का इंस्टॉल पावर कैपेसिटी ज़्यादा है और लार्ज हाइड्रो का भी पावर कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये पावर कैपेसिटी और एनर्जी सप्लाई दोनों की अलग अलग होती है, जो इस आपको ग्राफ में देखने को मिल जाएगी। और ये डेटा नीति आयोग का है, सबके सोर्स नीचे भी लिखे हुए हैं। अब हेड काउंट रेशियो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसका क्या है, और यहाँ पे इंटेंसिटी है और यहाँ पे हेड काउंट रेशियो है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का। तो अगर हम बात करें 2019 से लेके 21 तक की, तो हमारा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स सबका कम हुआ है पहले से। यानी कि रूरल का देखें तो इंडिया का देखें तो पूरे इंडिया का अगर हम देखें तो 15.15 हो गया है, जबकि पहले 2015-16 में 24.9 था। उसी तरह से अगर हम रूरल का देखें तो रूरल में भी बहुत अच्छा चेंज आया है, जबकि अर्बन में
वो थोड़ा सा ही चेंज आया है, लेकिन पहले के मुकाबले कम हुआ है हमारा हेड काउंट रेशियो ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में कमी हुई है पहले के कंपैरिजन में, तो ये अच्छी चीज़ है कि पॉवर्टी कम है पहले के कंपैरिजन में। अब हम आते हैं कि कैसे अलग अलग, जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं तो हम हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब की भी बात करते हैं। तो हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये हमारा न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंस मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ, ये 3 चीज़ें आती हैं और ये तीनों चीज़ों में आपको कमी देखने को मिलेगी पिछले के साल के कंपैरिजन में, तो ये अच्छी बात है। अगर हम एजुकेशन की बात करें जिसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ये 2 चीज़ें आती हैं एजुकेशन में, तो स्कूल अटेंडेंस एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये ईयर ऑफ स्कूलिंग पहले से कम हुई है और स्कूल अटेंडेंस भी पहले से कम हुआ है। अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें जिसको अलग अलग पैरामीटर्स पे देखा जाता है, कुकिंग फ्यूल कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग असेट्स एंड बैंक अकाउंट, ये सब कैसे कैसे हैं। तो कुकिंग फ्यूल अगर हम देखें तो वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से ज़्यादा अच्छा सुधरा है, लोग उसकी डिपेंडेंसी कम हो गई है। अगर सैनिटेशन की बात करें तो ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि ये भी ठीक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी भी पहले के कंपैरिजन में वो हुई है। और असेट तो हाउसिंग, इन सब की बात करते हैं तो ये हमारे डेटा में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो पहले के कंपैरिजन में हमारा जो पॉवर्टी है वो कम हुआ है। अब हम आते हैं कि हेल्थ स्कीम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका क्या प्रोग्रेस और आउटकम हुआ है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो 2018 की स्कीम थी हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें इतने करोड़ आयुष्मान कार्ड जनरेट किए गए हैं और 7.37 करोड़ हॉस्पिटल्स कवर्ड हुए हैं इस स्कीम में, और साथ ही साथ 49% बेनिफिशरीज जो हैं वो फीमेल हैं। अगर हम पीएम जन औषधि केंद्र की बात करें तो 10,000 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट हुए हैं एम्स में, देवघर में, और 1965 मेडिसिन्स एंड 293 सर्जिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए गए हैं ये पीएम जन औषधि केंद्र में। और अमृत की बात करें तो ये है अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। तो इसमें भी 300 अमृत फार्मेसीज़ को ऑपरेट किया जा रहा है पूरे स्टेट और यूटीज़ में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें हमारे करंट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। और साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें जो 2021 में लॉन्च हुआ था, तो इसमें क्या क्या आउटकम्स और प्रोसेस किया जा चुका है। तो इतने करोड़ आयुष्मान और आभा हेल्थ अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, साथ ही साथ 3.0 लाख हेल्थ फैसिलिटीज़ रजिस्टर की गई हैं। अगर आप आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपको आभा अकाउंट क्रिएट किया जाता है और जिसमें आपके सारे डिटेल्स, जो प्रीवियस डिटेल्स आपको क्या प्रॉब्लम थी, इन सब के बारे में वहाँ पे सब कुछ डिटेल्स रहती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इसमें बहुत अच्छा काम भी किया गया है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब आयुष्मान भाव कैंपेन, तो इसमें इतने लाख वेलनेस, योगा, मेडिटेशन सेशन, ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं और इसका मेन मोटो है कि ये हेल्थ केयर सर्विस को पूरे विलेज और टाउन इन सब में ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कुछ स्कूल एजुकेशन से, और ये हमारा पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए जो हमारे कुछ प्रोग्राम है और उसका पर्पस क्या है, तो समग्र शिक्षा अभियान, ये हमारा पर्पस है पूरा। और अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो एक प्रोग्राम है निष्ठा, जिसमें इंटीग्रेटेड ये टीचर के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें कवर किया गया है हर एक लेवल के टीचर्स को, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा हमारे निष्ठा का। और साथ ही साथ अगर हम डिजिटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें, तो इसका पर्पस क्या है कि डिजिटल लेवल पे नोडल एक इंस्टीट्यूशंस है, गाइडिंग करेगा स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन को। और इसके प्रोग्रेस कितना हुआ है, तो 613 फंक्शनिंग, ये हमें असर्शन में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। अब कैरियर काउंसलिंग एट ब्लॉक लेवल भी बनाया गया है, जिसमें गाइडेंस दी जाती है अलग अलग एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को।
उसके बाद विद्या प्रारंभ, ये हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल खोला गया है ग्रेड 1 के लिए, स्टूडेंट के लिए, और बिना किसी विदाउट प्री एजुकेशन के। तो विद्या प्रारंभ इसीलिए इसका नाम है। इसको 36 स्टेट और यूटीज सब में इम्प्लीमेंट किया गया है और 1.13 करोड़ स्टूडेंट और इतने लाख स्कूल कवर किए गए हैं 2023-24 में। अब हम आते हैं नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। परख के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये गाइड करेगा स्कूल एजुकेशन को, लार्ज स्केल पे अचीवमेंट और सर्वे प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ सेटिंग करेगा स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को स्टूडेंट्स के लिए, परफॉर्मेंस बिल्ड करेगा और इसके जो आउटकम है कि कितने कितने लोग इसमें इंक्लूड हुए हैं परख में। उसके बाद हम आते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये भी एक रेसिडेंशियल स्कूल है गर्ल्स के लिए और स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, और जो स्पेशली बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसके लिए है। अब इसमें 7.07 लाख गर्ल्स स्टूडेंट करेंटली इन्वॉल्व हैं और जो इतने हैं ये KGBS भी नेशनल वाइड इसमें है। उसके बाद आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चाइल्ड विद द स्पेशल नीड। तो इसके लिए इसका पर्पस है कि सभी को एक्सेसिबिलिटी हो एजुकेशन की, और इसमें इतने लाख चिल्ड्रन कवर्ड हो चुके हैं जो कि प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक के हैं। और बाकी इसमें सारी स्कीम इतना डिटेल में मत जाइएगा, आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या है, पर्पस क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग की बात करें, दीक्षा शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग। इसका जो पर्पस है वो है नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन NCERT द्वारा कराया जाए और फ्री मोबाइल एप्लीकेशन वेब बोर्ड पोर्टल दिया जाए लर्नर्स के लिए, जिसमें 36 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड होंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दीक्षा। साथ ही साथ स्टार्स की बात करें यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो ये इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, इसका पर्पस है इम्प्रूव करना क्वालिटी को एंड गवर्नेंस को स्कूल एजुकेशन के लिए, और वो भी 6 स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। और ये इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसीज हैं, ये इसका आउटकम अभी है। उसके बाद प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको हम PM श्री बोलते हैं, ये सेटिंग किया गया है ताकि जो एग्जाम्पलर स्कूल शोकेस किया जाए। NEP इम्प्लीमेंटेशन है ये, PM श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये कौन सा फेज़ चल रहा है, 3 फेजेस हैं स्कूल सिलेक्शंस जिसमें कंप्लीट किया जाएगा। इसमें इतने स्कूल सेलेक्ट किए गए 32 स्टेट से, KVS NVS ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की गई है PM श्री में। उसके बाद उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करेगा 22 लोकल लैंग्वेजेस में, और ये जो ऐप है ये रीडायरेक्ट करेगा दीक्षा पोर्टल से। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें न्यूमरेसी फॉर द नॉन लिटरेसी और 15 ईयर एज ये सब इनके वो हैं। अब पर्पस क्या है PM पोषण का, तो PM मतलब पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, ये ऑन हॉट कुकिंग मील बच्चों को क्लास 1 से लेके 8th क्लास के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में देने के लिए PM पोषण योजना चलाई गई थी। अब इसमें इतने सारे लोग अभी तक बेनिफिटेड हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 11.67 करोड़ लोग हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या इसको वो हुए हैं। इसमें इतने सारे लोगों को अभी तक बेनिफिट किया जा चुका है, ये इसका प्रोग्रेस है। अब हम आते हैं कि टोटल स्टूडेंट का एनरोलमेंट क्या है हायर एजुकेशन में। ये सब कुछ हमारे इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, वही मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ। तो अभी हायर एजुकेशन में 4.2 एनरोलमेंट है टोटल स्टूडेंट का अभी। उसके मतलब एनरोलमेंट बढ़ा ही है पहले के कंपैरिजन में, जबकि 2017-18 और 18-19 में सेम रहा है, बाकी बढ़ा ही है। अब जो एनरोलमेंट हुए हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि ऑल फीमेल की अगर हम बात करें तो 202 इतने लाख लोगों का एनरोलमेंट हुआ है। सभी का बात करें तो 433 है, पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है।
एससी की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, एसटी फीमेल में भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और ओबीसी फीमेल में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो बढ़ोतरी ही दिखी गई है इसमें। अब इंडिया ऑनलाइन लर्निंग आर्किटेक्ट क्या होता है, अब इसको जो हम स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, ये क्या क्या होते हैं, तो स्वयं एक ओपन मूक प्लेटफॉर्म है और जो इंश्योर करता है हाई एक्सेस ऑफ हाईएस्ट कंटेंट क्वालिटी, और इसमें ये स्वयं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वयं प्रभा की बात करें तो इसमें ये 24/7 स्कीम्स हैं, इसमें डायरेक्ट किया जाएगा और बहुत सारे यूनिक वीडियोस और नंबर ऑफ हावर्स इतने सारे हो चुके हैं। स्वयं प्लस की बात करें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आईआईटी मद्रास के द्वारा, जिसमें फीचर किया गया है हाई क्वालिटी कोर्स फॉर क्रेडिट रिकॉग्निशन इन कोलैबोरेशन विद द एकेडमिक एंड इंडस्ट्री लीडर्स लाइक L&T एंड माइक्रोसॉफ्टवेयर। इसका एम क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी को कॉलेज स्टूडेंट और जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं इन सब के लिए, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए, तो ये स्वयं प्लस है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई थी। और अब हमारा एनईपी की जो इन्हेंस करना चाहता है फ्लेक्सिबिलिटी, समर्थ, पीएम ई विद्या का इनिशिएटिव भी इम्पॉर्टेंट है। दीक्षा से ये डाइवर्स कंटेंट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, तो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर चाइना में पब्लिश होते हैं कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हमारा यूएस, देन जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, कनाडा, कोरिया, उसके बाद इंडिया। तो पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस बार थोड़ा सा बढ़ा है 2023 में। नेक्स्ट है कुछ इनिशिएटिव है जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फिर लखपति दीदीज इनिशिएटिव जो कि 2023 में लॉन्च की गई थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी होता क्या है एक बार देख लीजिए। इसका टारगेट है अपलिफ्ट करना 3 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड को टू अ मिनिमम एनुअल इनकम 1 लाख, मतलब पूरा एनुअल इनकम 1 लाख होना चाहिए विद इन 3 ईयर्स। तो ये इसी में लखपति दीदीज का ये इनिशिएटिव है कि 1 लाख में एटलीस्ट 1 लाख रुपये वो जनरेट कर सके, और जो विद इन 3 ईयर्स में फोकस किया गया है डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग और हाउस होल्ड सपोर्ट गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सरस आजीविका पोर्टल एंड ई सरस मोबाइल ऐप, ये 2023 में लॉन्च किया गया था शोकेस करने के लिए वाइड अरे ऑफ ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को। तो सरस आजीविका पोर्टल किसके लिए है? हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे कि फर्नीचर और पिकल्स, ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाई जाएगी, और ये 2023 में लॉन्च हुई है। तो 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। उसके बाद हम आते हैं स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसको आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना भी कहा जाता है। तो ये एक योजना है जो लाइवलीहुड के लिए है, और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम, ये भी लाइवलीहुड के लिए है। फाइनेंशियल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, फिर सरस मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो 2023 में लॉन्च हुई थी। उसमें मेला भी लगेगा, सेल्फ हेल्प बेनिफिशरीज जो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे डायरेक्टली अर्बन मार्केट में, और इसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होगा ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि इंडिया का प्रोग्रेस सेल्फ SDGs गोल में कितना था। तो इंडिया का प्रोग्रेस की बात करें तो इंडिया अगर हम नीति आयोग की बात करें तो सेल्फ SDG गोल में नीति आयोग पूरे 16 SDG गोल पे अपने अलग अलग ये इंडेक्स को निकालती है, और इसमें 4 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। एस्पायरेंट जो 0 से लेके 49 तक अगर रैंक पाए तो उसको एस्पायरेंट कहते हैं। जो स्टेट 50 से लेके 64 तक पाए उसको परफॉर्मर कहते हैं। तो ये आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है कि एस्पायरेंट किसे कहते हैं, परफॉर्मर कितने रैंक वाले को कहते हैं, फ्रंट रनर किसे कहते हैं, और अचीवर किसे कहते हैं। तो अचीवर मतलब कि पूरा 100% अचीव कर लिया है। तो अभी तक कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो अचीवर की कैटेगरी में आया हो। बाकी फ्रंट रनर की कैटेगरी में बहुत सारे स्टेट्स आए हैं, और जो अलग अलग
SDGs के गोल पे काम कर रहे हैं। मैंने इस SDGs के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें स्टेट वाइज मैंने बताया है कि कौन सी स्टेट में कितने कितने SDGs पे काम हुआ है। अगर हम 2023 की बात करें तो जो हमारा नो पावर्टी, जो ये पहला हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें 72 रैंक है। यानी कि नो पावर्टी में हम कौन से इंडेक्स में आते हैं, हम फ्रंट रनर में आते हैं, जिसमें 65 से लेकर 99 तक के स्कोर्स मिलने चाहिए। परफॉर्मर में 50 से लेकर 64 तक के स्कोर मिलने चाहिए और एस्पायरेंट में 0 से लेकर 49 तक के स्कोर मिलने चाहिए। तो कौन सा अभी तक एस्पायरेंट है हमारे पूरे इंडिया का प्रोग्रेस? तो अभी हम जेंडर इक्वालिटी में एस्पायरेंट पोजीशन पे है, हमारा जो रैंकिंग है वो एस्पायरेंट है। और अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो इसमें हम परफॉर्मर हैं। SDG 9 में भी परफॉर्मर हैं, SDG 2 में भी हम परफॉर्मर ही हैं। तो इस तरह से हमारा SDG का पूरे इंडिया का यहाँ पे रैंकिंग है। अब हम आते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का परफॉर्मेंस SDG इंडिया इंडेक्स में कैसा था। तो एस्पायरेंट पहले था हमारा ये सारे स्टेट्स, लेकिन अब ये परफॉर्मर में आ गए हैं और हमारा फ्रंट रनर में हमारे यूपी आ गया है। जबकि ये किस में था? ये हमारा पहले एस्पायरेंट की कैटेगरी में था 2018 में। अगर हम बेस लाइन की बात करें तो ये जितने भी येलो कलर हैं, यानी कि परफॉर्मर में था लेकिन अब ये फ्रंट रनर में आ गया है। तो अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पायरेंट, इसके अलग अलग आप लोग स्कोर देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है हमारे वर्कफोर्स का। तो एग्रीकल्चर, रिटेलर, ऐसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनके अलग अलग यहाँ पे IT सेक्टर इसमें। तो लॉजिस्टिक में सबसे ज़्यादा है हमारा वर्कफोर्स लॉजिस्टिक में, तो ये देख लीजिएगा, ये पहले नंबर पे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद आता है हमारा BFSI तीसरे नंबर पे, और फिर आता है हमारा IT सेक्टर चौथे नंबर पे। तो इस तरह से ये हमारे सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का मिलियन में, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि 50 से 29 ईयर्स जो है फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग में क्या है इनका रेट। तो ये पीरियोडिक लेबर सर्वे का डेटा है, जिसमें फीमेल पहले से इसमें ज़्यादा हुआ है, वोकेशनल ट्रेनिंग ज़्यादा मिली है, इसमें भी, अर्बन में भी, रूरल में भी और टोटल में भी। उसके बाद हम कुछ स्कीम की बात कर लेते हैं जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से है और इनकी ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक स्किल है, जो स्कीम है जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और स्कीम ये कब हुई थी? 2015 की ये स्कीम है। और इसमें अब तक जो ट्रेंड हो चुके हैं, इतने % ट्रेंड हो चुके हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, स्पेशल प्रोजेक्ट वाले हैं और प्रायर लर्नर रिकॉग्निशंस वाले हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम एट अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये 2014 से लेकर 2023 तक के में हुई थी। फिर यहाँ पे जन शिक्षा संस्थान भी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24, तो इतने सारे पर्सन्स अभी सर्टिफाइड हैं। अब हम आते हैं कि हमारे स्कीम MSD यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट से हैं, ये हैं जन शिक्षा संस्थान, फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। इसमें अलग अलग जो ट्रेनिंग है यहाँ पे उसका पूरा ओवरऑल प्रोग्रेस देखा गया है। फिर न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल, इसमें 200+ न्यू एज एंड फ्यूचर कोर्सेज को इस साल दिखाया गया है। अब GDP का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या GDP है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि हमारा इंडस्ट्री वाइज जो ग्रोथ है क्रेडिट डेवलपमेंट में वो क्या है। तो इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम 2024 की बात करें मार्च में, तो पेट्रोलियम फ्यूल इसमें निगेटिव था। उसके बाद माइन एंड कोल इसमें भी निगेटिव गया था। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ग्लास एंड ग्लासवेयर में पॉजिटिव है और यहाँ पे अदर इंडस्ट्रीज़ में पॉजिटिव है। तो ये बस याद कर लीजिएगा, टोबैको इन सब चीज़ों में हमारा क्रेडिट डेवलपमेंट ज़्यादा पहले से अच्छा हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ एफर्ट और स्टार्टअप इनोवेशन एंड कल्चर के बारे में। तो ये पेटेंट एंड रिसर्च के बारे में है कि 2024 में कुछ पेटेंट से रिलेटेड सिंप्लीफाई किया गया था। स्टार्टअप क्या है? 300 स्टार्टअप्स 2016 से अब तक हो गया है। DPIT रिकॉग्निशन किया है जिन्होंने। ये सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो
आज मैं इतने ही ये मैंने कोशिश की है कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 2022-23 के जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले बताया, और इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 2023-24 का है ये मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे के हर एक वो चैप्टर्स और उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी एग्ज़ाम से पहले हेल्प मिल जाए।